Now, hello everyone. There is a question: Introduction and expansion of the railway in colonial India. एक्चुअली कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए इसको, तो इसलिए मैं मोस्टली लिखा तो सब कुछ इंग्लिश में है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि ज़्यादा प्रेफरेबल क्या रहेगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना या फिर हिंदी में एक्सप्लेन करना। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉलोनियल इंडिया थी, कॉलोनियल रूल था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने जो रेलवे का एक्सपेंशन किया था, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, एक्सपेंड किया था, तो उसका क्या रीज़न था, मतलब क्यों किया था, या फिर मतलब हमारी इंडिया में उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, बट मतलब मैं आपको मैं डिस्कस करूँगी कि 1831 से 32 के, मतलब 1831 से 32 के का टाइम था, जब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि हमें अब अपने रेलवे, या फिर हम रेलवे क्या है, रेलवे इज अ मीडियम ऑफ, रेलवे को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अगर किसी मीडियम को, ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करना हो, तो या फिर वाटर वेज यूज़ करेंगे तो रेलवेज यूज़ करेंगे। तो वाटर वेज का तो इंट्रोडक्शन था नहीं, तो हमने को क्या करना था, रेलवेज को करना था। तो रेलवे का उस समय कंस्ट्रक्शन मतलब इंडिया में क्या किया गया, फॉरवर्ड किया गया कि हाँ करा जा सकता है। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी ना, वो पहले ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने में 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई। और जब उस ट्रेन का एक तरीके से वो क्या होता नहीं कि फॉर ट्रायल बेसिस पे, तो उसका ट्रायल देखा गया, सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड द, और इस ट्रायल को एक मॉडर्नाइजेशन, कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अच्छा रोल देखा गया। हाउएवर इट इज़ अ लॉन्च टू विद लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। पहले तो एक बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए सर्व किया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जैसे कोई रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल है, तो उस रॉ मटेरियल को ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश में, क्या फॉरेन में, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर वहाँ से फाइनल गुड्स बनाते थे, फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, और फाइनल प्रोडक्ट्स को एट अ 2 और 3 टाइम्स कॉस्ट पे इंडियंस को बेचते थे, इंडियंस को बेचते थे। तो इससे क्या हो गया कि अब इंडियंस को कॉर्नर टू कॉर्नर मान लिया कि ये है सी। अब wait, अब क्या है कि यहाँ पे ये रहा, ये है गुजरात, ठीक है, अब सॉरी, हाँ, वेट, ये है गुजरात। अब यहाँ से, यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब यहाँ से हमें यहाँ या कोलकाता पहुँचाना है, हमारी कोलकाता से यहाँ से आ गया, हमें बिहार में पहुँचाना है, हमें यूपी में पहुँचाना है, हमें अरुणाचल प्रदेश में पहुँचाना है, या फिर हमें कश्मीर में पहुँचाना है, या फिर यहाँ पहुँचाना है, इधर भी कहीं पे भी पहुँचाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अब क्या किया है इन लोगों ने, रेलवे का इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि उनका जो फाइनल गुड्स है वो इंडिया के एक एक कॉर्नर टू कॉर्नर पे पहुँचे। तो उन्होंने इसी मतलब दिस इज वन ऑफ देयर प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस दैट railway. Okay, Britishers had interested to induce the railway because they wanted to distribute the capacity of the production and the squeeze all the resources. जितने भी resources थे, अब कोई भी है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल माने जूट है। अब जूट जो है वो वेस्ट बंगाल के किसी कॉर्नर में, मतलब यहाँ डेल्टास की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसको अगर अगर गुजरात पे पहुँचाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो अब क्या करेंगे, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मतलब इसको कोई पोर्ट में पहुंचाना है, तो अगर रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया तो ईजिली वो पहुंच जाएगा। तो यही एक रीज़न था, ताकि वो लोग ना जितना जितना हो सकता है, ब्रिटिशर जो है इंडिया को जितना जितना हो जाता था, वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते थे। पहला ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स वांट टू एक्सपेंड द मार्केट। उनका जो फिनिश्ड गुड था, मतलब रॉ मटेरियल तो यूज़ करते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो फिनिश्ड गुड था ना, उसको वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाना चाहते थे, तो वो इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे पॉइंट पर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर है द फैक्टर वॉज टू लोकल, मतलब वो उनको क्या था कि लोकल इंडस्ट्रीज को, जैसे हैंडलूम है, दे आर ऑलरेडी सफर फ्रॉम द हाई टैक्स एंड ट्रैफिक। और कुछ फैक्टर्स थे कि जो हैंडलूम है, अब क्या है, ये फिनिश गुड तो वहाँ पे बना नहीं रहे हैं, तो ये जो मतलब इंडस्ट्रीज थी, अब यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट करने पे उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था,
या फिर ये बहुत कॉस्टली होते थे। ये लोग रॉ मटेरियल वहाँ पे फॉरेन भेजते थे, मतलब फ्रांस वो भेजते थे, वहाँ पे कुछ बनाया, फिर उसको जो ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में ले आए और उसी को फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर वो मतलब हैंडलूम्स पे ज़्यादा ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे। जो टैक्सेस लगाने लगे तो प्रोडक्ट जो है बहुत महंगे होने लगे, तो लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट खरीदना भी बंद कर दिया। और फिर आगे है कि रेलवे हेल्प हेल्प अब देखो, अभी कोई भी चीज़ नया अगर कंट्री में इंट्रोड्यूस होता है, चाहे रेलवे है, चाहे वाटरवेज है, ठीक है, वाटरवेज है, चाहे अभी हाइड्रोजन 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 व्हीकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं अपने कंट्री को, इंडिया को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा रहा है ना। अब हमें, अगर हमें मॉडर्न होना है तो हमें भी तो मतलब मॉडर्न चीज़ें को अपनाना पड़ेगा ना, तो अपनाना पड़ेगा। तो क्या क्या रेलवे ने हमें रैपिड रैपिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुश करा। अब क्या है कि अब रेलवे है, ठीक है, अब कोई एजुकेटेड एजुकेटेड आर्मी है, अगर हमें कोई एजुकेटेड आर्मी चाहिए थी, तो क्या करते थे ये लोग कि पहले ट्रेनिंग देते थे। अब ट्रेनिंग दे करके कोई भी आर्मी को एक मतलब कंट्री के यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो फिर कैसे से वो जाएंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? अगर यहाँ के ट्रेनर्स को इधर करना है कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग पोस्ट दे, या फिर कश्मीर में ट्रेनिंग दे यहाँ पे, तो ये सब काम क्या करती थी, रेलवे करती थी। तो उनको ये था कि हम जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन रेलवे ने मतलब हेल्प किया रैपिड मॉडर्नाइजेशन के लिए भी। फिर एक इट वाज द इन्वेस्टमेंट आउटलेट ऑफ द ब्रिटिश सरप्लस कैपिटल। अब ये रेलवे जो है, रेलवे इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती थी, मतलब चाहे रॉ मटेरियल को लेके जाना है, या फिर फिनिश गुड्स को पहुंचाना है, या फिर ट्रूप्स को पहुंचाना है, या फिर प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, कुछ भी था, ठीक है, वो रेलवे काम करती थी। तो उनके उनकी उनको हर हर चीज़ में बेनिफिट ही होता था, तो उनके कैपिटल को इंक्रीज करने लगी रेलवे। तो एक तरीके से ये भी काम किया, मतलब इसलिए भी ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि और भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें। और ये था, इट ऑल्सो हेल्प द पीपल क्रॉस डिफरेंट रीजन। अब ये क्या किया ना कि कहीं ना कहीं रेलवे वन ऑफ द रीज़न बना, रेलवे वन ऑफ द रीज़न बना सत्याग्रह का, ठीक है। कहीं ना कहीं रीज़न 1918 में, 19 में, 15 में, ये सब कहीं ना कहीं रीज़न बना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूव कर लेते थे। अब किसी को अपनी कोई बात कहनी है, तो अगर वो पहले तो क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा टफ थे, लोग जा नहीं पाते थे। अब कोई गुजरात में है, अब उसको क्या है कि वो जाए कोलकाता में। अब कोलकाता में अगर कोई स्ट्राइक चल रही है, अब उसको, अब लोग ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन जब रेलवे स्टार्ट कर दिया गया ना, तो लोगों का मूवमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगा। जब लोगों का मूवमेंट तेज़ी से होने लगा जब लोगों का मूवमेंट तेज़ी से होने लगा, फिर तो लोग जहाँ पे भी सत्याग्रह हो रहा है सत्याग्रह हो रहा है, तो उसको वो पार्टिसिपेट करते थे। तो इसी तरह लार्ज पॉपुलेशन एक पास आई, फिर लोगों ने स्ट्रगल किया, और रेलवे कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प किया है, ठीक है। इट मोबिलिटी, लोगों का मोबिलिटी होने लगा, तो वो कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। अब दिस इज द ट्रू दैट कि एनी डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिशर ऑन द इंडियन लैंड, चाहे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो, या फिर रेलवे का इंट्रोडक्शन हो, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ये सारी जो चीज़ें थी, कोई भी डेवलपमेंट था जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन लैंड में किया था, कोई भी वो अपना मतलब वो क्यों ये सब चैलेंज डेवलपमेंट करते थे, उनका खुद का मोटिव था कि वो इंडियन पे अच्छे से रूल कर सके। अब वर्नाकुलर को ज़्यादा ये लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते थे ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो अब इंडियन जो है वो इंडियन अडॉप्ट कर लेंगे इंग्लिश को। दे विल स्पीक इंग्लिश, दे विल लर्न इंग्लिश, दे विल वॉक इन इंग्लिश, दे विल वियर इंग्लिश, एवरीथिंग इज इंग्लिश। इसलिए वो मतलब क्या करते थे कि इंग्लिश को प्रमोट करते थे। तो वो तो अपने अपने फ़ायदे के लिए करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडियन और फॉरेनर्स दोनों को, मतलब फॉरेनर्स को क्या है, वही ब्रिटिशर्स को, दोनों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प की। और यह चीज़ सही है कि ईस्ट, देखो, अब ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी तो किसका किसका ब्रेन चाइल्ड था, ब्रिटिशर्स का ही ब्रेन चाइल्ड था ना। लेकिन ये यही एक ऑर्गेनाइजेशन थी ना जिसने कि
स्ट्रगल मूवमेंट में कितना कितना ज़्यादा एफर्ट किया है। तो यही चीज़ें, कोई भी डेवलपमेंट थी ब्रिटिशर अपने फ़ायदे के लिए किए थे, कवर कहीं ना कहीं वह उनके लिए बैकफायर कर दी, और वो इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया है। ठीक है। अब अब ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस वाले पीडीएफ में। मैं मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। एक क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें यह डिस्कस करना है कि सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है, मतलब इन्होंने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। हमें इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में देखिए मोस्टली 125 वर्ड्स के आते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स लिखने होते हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 बार जो है मेंस लिखा हुआ है, एक बार इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं मतलब मेरे मोस्टली कहाँ भी मार्क्स कम रह जाते हैं, उसमें मैं थोड़ा वर्क कर रही हूँ इस सब चीज़ों पे। मे भी इस बार में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बट मुझे थोड़ा सा था कि मैं और लोगों को भी इस सब चीज़ों के लिए बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, मुझे कहीं नहीं मिला कि लोग किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं या फिर क्या लिख रहे हैं। मुझे इस टॉपिक पे या फिर इस तरीके की क्लासेस नहीं मिली, इसलिए मैं यह मेनली बनाना, मतलब इसलिए ये मैंने बनाया है ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी। मैं बस, मेरा हमेशा से मतलब दिस इज़ वन ऑफ द माई पैशन कि मैं पढ़ाऊँ। मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया करती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाया करती हूँ, मतलब चाहे वो मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, कुछ भी हो गया, मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। अभी सुभाष चंद्र बोस है, वो बहुत ही एमिनेंट पर्सन थे, फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम फाइटर थे इंडिया, मतलब इंडिया के। और हम उन्हें हम हर टाइम मतलब हमेशा याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, मतलब एक प्रोमिनेंट लीडर थे। और वो कुट्टक में बने हुए थे, बंगाल में। और वो एक मतलब रिच फैमिली, मतलब कह सकते हैं कि अच्छी फैमिली से थे। और उन्होंने आईसीएस क्लियर किया था 1921 में। फिर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, फिर आईएनसी ज्वाइन कर लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि मतलब इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलती हैं। देखिए सेलेक्टेड इन मतलब उन्होंने अपना मतलब छोड़ दिया। फिर बॉस ने जो है वो आईएनसी ज्वाइन किया 1921 में। ही हैज़ स्टार्टेड न्यूज़पेपर स्वराज। स्वराज में वो अपनी जो भी थॉट्स होती थी, मतलब अपनी जो रेडिकल थॉट या फिर रियलिस्टिक थॉट्स जो भी है अपनी सारी लिखा करते थे, लोगों को बहुत ही प्रमोट करते थे, लोगों को बहुत ही मोटिवेट करते थे कि लोग आए बाहर और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका साथ दें। ठीक है। बोस बोस ने यहाँ ज्वाइन किया था। फिर ही मतलब वह he was the president of All India Youth Congress and also the secretary of the Bengal State Congress। वह यूथ कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, क्योंकि वो खुद यूथ थे। अब यूथ को यूथ ही तो अट्रैक्ट कर सकता है। मोस्टली यूथ को अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन कोई करनी है तो यूथ ही तो कर सकता है, तो इसलिए मतलब और 1924 में ही हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कितना प्रोमिनेंट लीडर, मतलब कितने प्रोमिनेंट पर्सन थे कि ये हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और इनकी और गांधी जी की थॉट जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थी। इतनी डाइवर्स थी कि यह जो है 1939 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ये आईएनसी के। बट इनके और गांधी जी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पिट्टा भी सीतारमैया हो, मतलब वो प्रेसिडेंट बने, बट ये हो गए। तो गांधी जी ने ये कह दिया कि अगर इनकी हार है तो ये मेरी हार है, इस वजह से इनको यह सीट छोड़नी पड़ी। और उन्होंने मतलब रिज़ाइन दे दिया। 1839 में रिज़ाइन दे करके वो अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने एक फॉर्मेशन ऑफ आईएनए का फॉर्मेशन किया जापान में, जापानीज हेल्प की तरफ से। उसमें हिटलर है वो, मतलब हिटलर के बहुत अच्छे दोस्त थे सुभाष बोस जी तो हिटलर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मतलब और भी यहाँ पे जो आईएनए बना था, यहाँ पे आईएनए बहुत ही मतलब और भी कंट्री से सपोर्ट से बना था। फिर आईएनए जो है वह आईएनए की हेल्प से ही उन्होंने अंडमान और निकोबार को पूरा कंट्रोल में किया। अदरवाइज आज हमारा अंडमान और निकोबार भी हमारा पार्ट नहीं होता। ठीक है। फिर आता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बाद आईएनए जो है वो बहुत ही नॉर्मल पड़ गया। फिर सुभाष चंद्र बोस एक एमिनेंट लीडर थे, उन्होंने उनकी थॉटफुल पर्सन थे, बेटर आइडिया देते थे, इनोवेशन फंक्शन उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में किया है। और अभी हम उनकी मतलब उनको मेमोरेबल करने, मतलब उनकी याद में हम 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस जो है वो एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम था अभी, ईपीएफओ
उसमें भी इसको पूछ लिया था कि मतलब पराक्रम दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, या फिर ऐसे कुछ पूछा था। तो मैं मतलब आप लोग को हर एक चीज़ों पे बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज करके ही याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल मतलब बाकी सब चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊँ। अभी तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बना रही हूँ, मेंस की राइटिंग के लिए बना रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी बनाऊंगी कि प्रीलिम्स को किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने इस बार प्रीलिम्स दिया तो मेरे 126 मार्क्स आ रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। तो मैं इसे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एक अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो अभी मैं फरवरी में मेरा मेंस हो जाएगा, उसके बाद से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स में भी कुछ वीडियोस बनाऊँ कि कैसे आप किस किस टाइप के करंट अफेयर्स पढ़ के या फिर कितना पढ़ के कैसे आप। मेरे 126 मार्क्स थे, फर्स्ट टाइम मेरे जो है 116 मार्क्स थे, तभी भी मेरा क्लियर हो गया था। एक बार मेरे 121 मार्क्स थे, इस बार मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कि लोग कैसे क्या करते हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे शेयर करके इससे हेल्प ले जितना ले सकते हैं।